In this session, we discuss about carbohydrates. Now, firstly, question arise: what are carbohydrates? जैसा कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स में या ह्यूमन बीइंग में बॉडी को या शरीर मानव शरीर को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स ये सब कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं इन आवर डेली लाइफ। और कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है कि जब ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का कॉम्बिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लांट पिगमेंट्स, chlorophyll, and this process during this combination required energy in the form of light and resulting into the formation of CX, H2O, Y and X molecule of oxygen. This product formed during photosynthesis in green plants is known as कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो ये जैसे कि जितने भी लिविंग थिंग्स है हम ग्रीन प्लांट से फूड की फॉर्म में जो लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स फूड की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है ये फर्दर या बैक ऑक्सीडाइज हो जाता है इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैक ऑक्सीडाइज कैसे होता है कि जैसे भी हमने ड्यूरिंग प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है और वाटर का कॉम्बिनेशन हुआ सनलाइट की रिक्वायरमेंट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो मान लो ये आपका कंपाउंड बना है, इसे है क्या बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन का लिब्रेशन। ह्यूमन बीइंग्स या फिर लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है उसको इनहेल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट है इन द फॉर्म ऑफ फूड गेन करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जब बॉडी में जाके लिविंग थिंग की बॉडी में जाके ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फर्दर या बैक ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होता है उस टाइम पे वापस क्या बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एक्सेल हो जाती है लिविंग थिंग की बॉडी से, और जो यहाँ पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सनलाइट रिक्वायर्ड हुई थी, जब कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बॉडी में बैक ऑक्सीडाइज होता है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, और वही एनर्जी है वो रिस्पॉन्सिबल है या फिर सस्टेनेबल है फॉर लाइफ। उसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं जीवित रहने के लिए। अब इस केस में जैसे कि हम देखा कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें वेल नोन कार्बोहाइड्रेट जिनसे आप फेमिलियर हो लाइक ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज एक्स्ट्रा, all of which are important for the maintenance of both plants and animal life. Carbohydrates are not only provide food but also it's important for clothing and many other necessity of life such as paper, plastics, photographic films, etc. Normally carbohydrates जैसे कि हमने इसको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोला, जो ये कंपाउंड है CXH2O, इनको कार्बोहाइड्रेट्स ही क्यों बोला, अदर क्यों नेम क्यों नहीं दिया। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मीनिंग हाइड्रेट ऑफ कार्बन। सबसे पहले
ऐसे कंपाउंड जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनको सबको क्या बोला गया कि वो हाइड्रेट्स हैं कार्बन के, और उनको कार्बोहाइड्रेट बोला गया। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है तो ये देखा गया वो किसके कंपोस्ट, किससे बने हुए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं CxH2O y। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो सेम रेशियो में होगा जैसा वाटर के अंदर होता है। ये ओल्ड डेफिनेशन थी कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो बनते हैं नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा CxH2O y, यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, उन्हें क्या बोल दिया, कार्बोहाइड्रेट्स। बट इस ऑल डेफिनेशंस की कुछ लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑल डेफिनेशन। तो सबसे पहले ये देखा गया कि नॉर्मली हम कोई भी कंपाउंड है उनको चेक करते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज से, केमिकल टेस्ट करके देखें। जैसे फंक्शनल ग्रुप आपने सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल में परफॉर्म किए होंगे कि एल्कोहलिक ग्रुप को कैसे चेक करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के लिए कैसे चेक करते हैं। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट टेस्ट होता है, तो उनसे हम उनका केमिकल बिहेवियर पता लगाते हैं किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये देखा गया कार्बोहाइड्रेट्स की जब केमिकल बिहेवियर निकाले गए तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जो केमिकल बिहेवियर तो उनका कार्बोहाइड्रेट जैसा ही था, लेकिन उनका फॉर्मूला था, जो केमिकल फॉर्मूला था वो आपके जनरल फॉर्मूला से मैच नहीं कर रहा था। जनरल फॉर्मूला लाइक CxH2O y। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो रेमनोज में क्या है C6H12O5 करके देखो। अगर X हम 6 लेते हैं और Y ऑक्सीजन सिंगल है, Y5 लेते हैं, तो फिर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 10। तो नॉर्मली रेमनोज, सिमिलरली रेमनोहेक्सोज C7H14O6। रेमनोज एंड रेमनोहेक्सोज केमिकल बिहेवियर से तो ये कार्बोहाइड्रेट की तरह थे, लेकिन इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो जो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला है उससे कंफर्म नहीं हो रहा था। तो ये एक इसकी लिमिटेशन थी कि कार्बोहाइड्रेट्स वो सब कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2O y हो वो हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोल सकते। सेकंड लिमिटेशंस, देयर आर मैनी अदर कंपाउंड्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है HCHO, या फिर आप लिख सकते हो CH2O। तो इसमें X कितना है 1 और Y कितना है 1 CH2OY, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, उस तरह से हम फॉर्मेल्डिहाइड को लिख सकते हैं। सिमिलरली एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का क्या होता है C2H4O2। X अगर 2 हो जनरल फॉर्मूला में और Y भी क्या हो 2, तो जो जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का CxH2O उसमें कंफर्म हो रहा है, फिट हो रहा है। बट इवन थ्रो जनरल फॉर्मूला इनका मैच कर रहा हो कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन फिर भी इनका केमिकल बिहेवियर है वो कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल डिफरेंट था। क्योंकि ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड एक तरह का, एसिटिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन इनका फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला जैसे कार्बोहाइड्रेट एज ए अकॉर्डिंग टू ऑल डेफिनेशंस ये क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हुए ये कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है। सिमिलरली थर्ड लिमिटेशन, कार्बन इज़ नॉट नोन टू फॉर्म एनी हाइड्रेट्स। कार्बन है वो हाइड्रेट बनाता ही नहीं है। तो जो आपकी ओल्ड डेफिनेशन थी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, वो कम्प्लीटली रॉन्ग थी बिकॉज ऑफ दिस थर्ड लिमिटेशंस। क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे मिले थे जिनका केमिकल बिहेवियर तो कार्बोहाइड्रेट जैसा हो, लेकिन वो इस जनरल फॉर्मूला या हाइड्रेट ऑफ कार्बन फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहे थे। दूसरा, कुछ ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिनका जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एज ए हाइड्रेट ऑफ कार्बन, बट दे डू नॉट बिलोंग टू द क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंड थर्ड
लिमिटेशंस क्या थी कि कार्बन है वो किसी तरह का हाइड्रेट नहीं बनाता है। तो ये सब चीज़ लिमिटेशन और डेफिनेशन है वो इन लिमिटेशंस के बावजूद डिस्कार्ड कर दी। अगर कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है तो फिर क्या है? तो नॉर्मली केमिकल बिहेवियर से या बहुत सारे केमिकल टेस्ट करने के बाद अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के केमिकल टेस्टिंग से पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बोनिल ग्रुप परसेंट है। कार्बोनिल ग्रुप यानी कि वो एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप, और एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप होने के साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप परसेंट है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड में एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होगा एंड नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज पोली मतलब नंबर ऑफ, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एंड एनी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्लियर है? या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोड्यूस करे। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन or a substance that will give rise to such compounds on hydrolysis. Clear है? Now next, how we can classify the carbohydrates? Broadly, carbohydrates are classified in 2 categories, sugars and non-sugars. शुगर्स जैसे आप फेमिलियर हो, आप टेबल शुगर जो घरों में यूज़ करते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आता है? टेबल शुगर शुगर्स की कैटेगरी में। तो शुगर्स की कैटेगरी में वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ किस जैसी हो, टेबल शुगर या फिर आप केन शुगर जो यूज़ करते हो। और उनसे अदर है वो किस में आएंगे? नॉन शुगर्स की कैटेगरी में। तो टेबल शुगर की घर में जो आप यूज़ करते हो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वही आपकी शुगर्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। जैसे सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन नेचर, एमोर्फस नेचर। तो शुगर्स जो है क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होंगे और स्वीट सब्सटेंस यानी कि जो टेस्ट में क्या होंगे? मीठे होंगे, स्वीट होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड केन शुगर। इनसे अपोजिट जो कार्बोहाइड्रेट्स एमोर्फस होंगे नेचर में, इनसॉल्यूबल होंगे वाटर में और जिनका कोई टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस सब्सटेंसेस होंगे, वो किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स में। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज एक्स्ट्रा। ये तो जस्ट ब्रॉड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल बिहेवियर, लाइक उनकी नेचर कैसी है, क्रिस्टलाइन है या एमोर्फस है, वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी, सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, सब्सटेंस टेस्ट में कैसा है, स्वीट है या फिर टेस्टलेस है। सिर्फ उसी बेसिस पे, फिजिकल बिहेवियर के बेसिस पे इनके प्रॉपर क्लासीफाई किया है, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन एंड रेशनल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे की गई है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ड्यूरिंग वो ट्रीटमेंट विद वाटर और ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स का क्या बिहेवियर होता है, उसी बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हो तो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत सारे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो फ्यू
मोनोसेकेराइड फ्यू सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ब्रेक या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसी बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और सेकेराइड्स टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस के बेस पे आपका 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ना आप यहाँ पे सेकेराइड्स क्यों किया गया है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड्स भी बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं या वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वो सिंपलर या और स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक नहीं हो पाते हैं। क्लियर है? ए मोनोसेकेराइड्स विच कंटेन एन एल्डिहाइड, और मैंने पहले ही आपको शुरू में डेफिनेशन में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, विच कंटेन एल्डिहाइड, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप, एंड लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स। तो जो मोनोसेकेराइड्स एल्डिहाइड ग्रुप होगा जिसके पास, उसे हम बोलेंगे एल्डोज, और विच कंटेन कीटो ग्रुप, जिनके पास कीटो ग्रुप होगा उन्हें हम बोलेंगे कीटोज। क्लियर है? जनरली मोनोसेकेराइड्स जो होता है उनमें क्या होते हैं, 3 to 8 कार्बन एटम की चेन होती है। अब 3 to 8 कार्बन एटम मोनोसेकेराइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोनिक, और कार्बन की चेन है वो 3 to 8, यानी कि जनरल फॉर्मूला आपने जब देखा था CXH2OY, तो वहाँ पे X है वो 3 से 8 तक पॉसिबल है इन केस ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ऑन टू द बेसिस ऑफ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 या फिर 8, और ग्रुप है कार्बोनिल वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, इस बेस पे मोनोसेकेराइड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है आपका। जैसे कि टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जहाँ मोनोसेकेराइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप हो। एल्डिहाइड ग्रुप हो तो मोनोसेकेराइड्स को क्या बोलेंगे, एल्डोज। अगर कीटो ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे, कीटोज। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करते हैं 3 to 8 स्टार्ट कार्बन एटम है वो 3 से स्टार्ट होके 8 तक है। तो जहाँ पे कार्बन एटम 3 है और एल्डो ग्रुप है तो उसे बोलेंगे एल्डो ट्राइओसिस। अगर 4 है कार्बन और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो टेट्रोसिस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है मोनोसेकेराइड में और कार्बन एटम 5 है तो एल्डो पेंटोस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन एटम है तो एल्डो हेक्सोसिस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला में आप फिट करिए। जनरल फॉर्मूला क्या था, CXH2OY। अगर ये जनरल फॉर्मूला आप देखते हैं तो इस केस में एल्डिहाइड ग्रुप और X क्या है, 3 मेंबर से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा C3। इस केस में याद रखने का तरीका है कि जो आप X लोगे वही आप Y ले लो। X कितना होगा 3, तो H2O Y कितना हो जाएगा 3। तो आपका एल्डो ट्राइओसिस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6O3। अब आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हो, नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ट्राई करके देखो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो CHO, और हाइड्रोक्सी ग्रुप तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, हर कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाओगे तो उसमें 3 मेंबर में यही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। और एग्जाम्पल किसका है, ग्लिसर एल्डिहाइड का। सिमिलरली टेट्रोओसिस, मतलब 4 कार्बन एटम, 4 के लिए यूज़ करोगे तो C4H8O4। और इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे विद एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो वो ये पॉसिबल है, CH2OH, CHOH, CHOH एंड CHO।
एग्जाम्पल कौन से होंगे इस स्ट्रक्चर के? इरीथ्रोज एंड थ्रियोज। सिमिलरली एल्डोपेंटोज यानी कि C5H10O5, जहाँ पे X5Y5 लोगे तो ये केमिकल फॉर्मूला आएगा। और पॉसिबल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बनेगा विद एल्डिहाइड ग्रुप। और एग्जाम्पल क्या होंगे? अरेबिनोज एंड जाइलोज। सिमिलरली हेक्सोज में X6 लोगे तो C6H12O6, पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये। एंड एग्जाम्पल क्या होगा? ग्लूकोज एंड मेनोज। नाउ नेक्स्ट, अगर आपका मोनोसेकेराइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ना हो के कीटोनिक ग्रुप हो और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स हो, तो कीटोनिक ग्रुप में अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं तो कीटोनिक के लिए कीटो और आगे सेम जैसे एल्डो को हटा के पीछे क्या था? ट्राइओसिस, इसीलिए कीटो ट्राइओसिस। तो इसमें भी केमिकल जब 3 लेंगे तो केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा C3H6O3, लेकिन अब हमें ग्रुप कैसा दिखाना है? एल्डिहाइड नहीं बल्कि कीटोनिक ग्रुप दिखाना है और हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाना है। तो पॉसिबल क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप और साथ में इधर CH2OH। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सिमिलरली 4 है तो कीटो टेट्रोजिस, केमिकल फॉर्मूला सेम C4H8O4। और पॉसिबल अगर आप स्ट्रक्चर दिखाओगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो ये होगा। और एग्जाम्पल क्या होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला का? इथ्रूलोज। सिमिलरली कीटोपेंटोज 5 मेंबर्ड, पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये। और एग्जाम्पल क्या होगा? राइबोलोज एंड साइलुलोज। कीटोहेक्सोसिस में C6H12O6, पॉसिबल स्ट्रक्चर। एंड एग्जाम्पल फ्रक्टोज एंड सोर्बोज। तो इस केस में आपने देखा कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस फर्दर स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक नहीं होते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स में जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं वो मोनोसेकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं। मोनो मतलब 1 सिंगल यूनिट रहेंगे जो फर्दर ब्रेक नहीं होंगे ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। और मोनोसेकेराइड्स में नॉर्मली अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, अगर कीटो ग्रुप है तो कीटोसिस। एंड फर्दर जो कार्बन चेन है मोनोसेकेराइड्स में वो कितनी होती है? कार्बन 3 से लेकर 8 तक होते हैं। अब कार्बन है कितने? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फर्दर सो ऑन। उसी बेसिस पे हम ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस। इस केस में क्या करना पड़ेगा? एल्डो मोनोसेकेराइड्स और कीटोस मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो डिफरेंट होता है। क्योंकि एल्डो में हमें क्या दिखाना है? एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोसिस में हमें क्या दिखाना है? कीटोनिक ग्रुप। तो इस केस में आपको एग्जाम्पल्स है ये लर्न करने पड़ेंगे, पर आपको हर एक केस में एग्जाम्पल्स है वो ध्यान होने चाहिए। क्लियर है? तो ये थे आपका इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड्स। और इस मोनोसेकेराइड्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है? पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस ओलिगोसेकेराइड्स। ग्रीक वर्ड ओलिगोस मीन्स ए फ्यू। ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस कुछ फ्यू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं। यानी कि जब हम जिस कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फ्यू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मिलते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के केस में मोनोसेकेराइड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ओलिगोसेकेराइड्स दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू यील्ड 2 to 9 मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स। और मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स भी ये कौन से देगा? जो जनरली हेक्सोसिस होते हैं, वो एल्डो हेक्सोसिस भी हो सकते हैं और कीटो हेक्सोसिस भी। तो ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस 2 से 9 तक के मोनोसेकेराइड्स या सिंपलेस्ट यूनिट में ब्रेक हो सकते हैं। अब कोई ओलिगोसेकेराइड है वो ब्रेक होके हो सकता है ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस वो 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट दे, हो सकता है 3 दे, हो सकता है 4 दे,
5, 6, 7, 8, 9 यानी कि अप टू 9 तक हमें फ्यू नंबर लेना है, तो फ्यू 2 to 9 क्लियर है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर ओलिगोसेकेराइड्स दे आर क्लासिफाइड्स। अगर ओलिगोसेकेराइड्स है कोई कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगोसेकेराइड्स है और वो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट दे रहा है तो हम उसे बोलेंगे डाइसेकेराइड्स। अगर वो 3 मोनोसेकेराइड यूनिट दे रहा है तो हम उसे बोलेंगे ट्राइसेकेराइड। अगर वो 4 दे रहा है तो हम उसे बोलेंगे टेट्रासेकेराइड्स। अब नॉर्मली मोनोसेकेराइड्स भी क्या कह रहा है, कैसा देगा, हेक्सोसिस। और हेक्सोसिस का हमने लास्ट स्लाइड्स में देखी थी क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हेक्सोसिस का, C6H12O6 क्लियर है। तो डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22OLM। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ये ब्रेक होगा तो 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट देगा, 12 है कार्बन तो 2 कौन सा देगा, C6H12O6, 2 यूनिट मोनोसेकेराइड्स की। सिमिलरली ट्राइसेकेराइड्स क्या उनसे होते हैं, ट्राइसेकेराइड्स वो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं जो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस यील्ड 3 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल। 3 देगा तो कार्बन 18, H32O16 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ट्राइसेकेराइड्स। एंड एग्जाम्पल इस ट्राइसेकेराइड की कैटेगरी में क्या आता है, रेफिनोज। सिमिलर टेट्रासेकेराइड्स यानी कि वो ओलिगोसेकेराइड्स जो हाइड्रोलाइज्ड होने पर 4 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल देता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C24H42O21 और एग्जाम्पल क्या है, स्टेक्साइसोस। तो ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हाइड्रोलाइज होने पर फ्यू नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल देते हैं। फ्यू में कितने आएंगे, यानी कि जो 2 से 9 तक। अगर वो 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स यील्ड होती है तो डाइसेकेराइड्स, अगर 3 देते हैं तो ट्राइसेकेराइड्स, अगर 4 देते हैं तो टेट्रासेकेराइड्स। Now next third category on the basis of hydrolysis पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मीन्स वो 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 50, 300, कितने भी नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स या फिर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स कौन सा है कार्बोहाइड्रेट्स का, मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल। तो जनरली जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स, उनका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5N। और पॉलीसेकेराइड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम फेमिलियर है स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ये पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस और सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। फिजिकल बिहेवियर के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर एंड नॉन शुगर्स की कैटेगरी में रखते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स का ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस क्या बिहेवियर रहता है उस बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में रखते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। नेम ही सजेस्ट कर रहा है मोनो मतलब सिंगल, एक ही यूनिट है, यानी कि जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। ओड सिंपलर में हाइड्रोलाइज तभी नहीं होगा जब वो खुद क्या है, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है और फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है। तो उन सेकेराइड्स को या फिर उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोज और कीटोनिक है तो कीटोज। और फर्दर मोनोसेकेराइड्स में कार्बन चेन है वो कितनी होनी चाहिए, 3 to 8 कार्बन चेन होनी चाहिए। तो कार्बन नंबर कितने हैं, कार्बन एटम कितने हैं और ग्रुप एल्डिहाइड है या फिर कीटोनिक है, उसी बेसिस पे मोनोसेकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, एल्डोट्राइओज, एल्डोटेट्रोज, कीटोट्राइओज और कीटोटेट्रोजेस। ना फर्दर ओलिगोसेकेराइड्स यानी कि वो सेकेराइड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस 2 to 9 सिंपलर मॉलिक्यूल में, और सिंपलर मॉलिक्यूल हम यहाँ पे मोनोसेकेराइड बोल रहे हैं सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है वो का सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है वो क्या है, मोनोसेकेराइड्स। क्लियर है।
तो फ्यू नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल वो किस कैटेगरी में आएंगे, ओलिगोसेकेराइड्स। और अगर वो 2 to 9 तक ही ये होगी हमारी मोनोसेकेराइड की, इस केस में अगर 2 है तो डाइसेकेराइड्स, 3 है तो ट्राइसेकेराइड्स, अगर 4 है तो टेट्रासेकेराइड्स। इन आवर सिलेबस हम डाइसेकेराइड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। और डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सुक्रोज है, लैक्टोज है एंड माल्टोज है। इनको हम कंप्लीट इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी स्ट्रक्चर सब डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और पॉलीसेकेराइड्स कौन से होते हैं, वो सेकेराइड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस वेरी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल में ब्रेकआउट हो जाते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला और एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेल्यूलोज। हम पॉलीसेकेराइड्स में हम स्टार्च एंड सेल्यूलोज के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनका बिहेवियर और इनकी स्ट्रक्चर्स और इनकी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। नाउ नोमेनक्लेचर। नॉर्मली क्या होता है कि अब तक हमने जितने भी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स या फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, इन सब का IUPAC नेम है वो ज़्यादा फेमस होता है एज़ कम्पेयर टू कॉमन नेम। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के केस में कॉमन नेम है वो मोस्ट फेमिलियर है एज़ कम्पेयर टू IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इन कॉमन नेम्स में हमने जो कैटेगरी मोनोसेकेराइड में देखा था आपने कि मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स एंड जैसे ग्लूकोज, मैनोज, सारे के सारे एंड है वो किससे हो रहे हैं, ओज से। IUPAC नेम है वो कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत रेयरली यूज्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंसिडर किया ग्लिसर एल्डिहाइड। ग्लिसर एल्डिहाइड किस कैटेगरी में था, आपका मोनोसेकेराइड्स का एग्जांपल था। और मोनोसेकेराइड में एल्डोज का और 3 मेंबर है तो ट्राई एल्डोजिस या फिर एल्डो ट्राइओज भी बोल सकते हो। तो इस केस में पॉसिबल स्ट्रक्चर आपकी ये थी। ग्लिसर एल्डिहाइड क्या है, इसका कॉमन नेम। अगर अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर आप नेमिंग दो तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, इसमें हाइड्रोक्सी है और एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को आप हमेशा प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहलिक, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इस कार्बन को थर्ड। फर्स्ट पे क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, सेकंड और थर्ड पे क्या है हाइड्रोक्सी। तो इसको IUPAC नोमेनक्लेचर में कैसे दोगे, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। सिमिलरली आपका नेक्स्ट था जहाँ पे हमने केस किया था, दोनों का केमिकल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, जस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक हमने केस डिस्कस किया है एल्डो ट्राइयोज और दूसरा हम केस लेके चलते हैं कीटो ट्राइयोज। कीटो ट्राइयोज में कीटोनिक ग्रुप बनाएंगे तो 3 मेंबर में पॉसिबल स्ट्रक्चर आपकी ये बनेगी। और इस केस में ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन एग्जाम्पल था, ये क्या है, कॉमन नेम है। अगर आप इसकी नेमिंग देते हो तो नेमिंग कैसे दोगे, इधर भी हाइड्रोक्सी इधर भी हाइड्रोक्सी, कीटोनिक। कार्बोनिल ग्रुप को प्रायोरिटी होती है और एल्कोहलिक, लेकिन चाहे आप इधर से नंबरिंग दो इधर से दो, कार्बोनिल ग्रुप की सेम नंबरिंग होगी। तो आप इस केस में यहाँ से नंबरिंग ले लो 1, 2, 3। तो इस केस में आप नंबरिंग है वो कैसे दोगे, 1 पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप और आपका 3 पे है हाइड्रोक्सी, तो इसकी नेमिंग दोगे आप 1, 3 डाईहाइड्रोक्सी और मेंबर कितना है 3 के लिए प्रो और कीटोनिक के लिए क्या लगता है ऑन, तो 1, 3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन। तो नॉर्मली क्या होता है IUPAC कार्बोहाइड्रेट्स में, IUPAC नोमेनक्लेचर वो बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, मोस्टली कॉमन नेम से ही ज़्यादा फेमिलियर होते हैं ये, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए इनका IUPAC नेम। तो एक बार जो भी आपकी मोनोसेकेराइड्स की जो कैटेगरी थी उन सब के आप एल्डोट्राइयोज, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सो, उन सब के नोमेनक्लेचर आप ट्राई करके देखो। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या होते हैं, उनके ऑल डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स
की प्रॉपर्टी क्या हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज़फुल होते हैं, लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन फिज़िकल बिहेवियर पे कैसी क्लासिफिकेशन है, केमिकल बिहेवियर में हमने ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस इनका क्या बिहेवियर है। हाइड्रोलिसिस के बेस पे हमने देखा मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब हम मोनोसेकेराइड्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मोनोसेकेराइड्स होने के बाद ओलिगोसेकेराइड्स एंड ओलिगो के बाद हम पॉलीसेकेराइड्स। तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सेकेराइड्स हैं मोनोसेकेराइड्स, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मोनोसेकेराइड्स में जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मोनोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, और इनके अंदर कार्बन एटम कितने होते हैं, 3 to 8 कार्बन एटम, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स और एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। तो आपका इस केस में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसे एल्डोज बोल रहे थे, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो हम उसे कीटोज बोल रहे थे। और कार्बन नंबर कितने हैं मोनोसेकेराइड्स में, अगर 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, उसी बेस पे हम ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज या फिर हेक्सोज बोल रहे थे। तो इस मोनोसेकेराइड के केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस में है वो हम डिस्कस करेंगे हेक्सोज के बारे में। तो हेक्सोज में आप लास्ट जो क्लासिफिकेशन थी मोनोसेकेराइड्स में लास्ट स्लाइड्स में उसमें देखोगे, जैसे कि यहाँ पे है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पेंटोज एंड हेक्सोजिस है। पेंटोज आपका एल्डो पेंटोज भी हो सकता है और आपका कीटो पेंटोज, और हेक्सोज में आपका एल्डो हेक्सोज भी हो सकता है और कीटो हेक्सोज भी। तो इस केस में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंप्लीट स्टडी करेंगे ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पेंटोज और हेक्सोसिस है, यानी कि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स है। अब इस केस में मोनोसेकेराइड्स है वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप क्या देखते हो कि कोई भी कंपाउंड है ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब इस केस में आप केमिकल फॉर्मूला देखा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा, तो आप नॉर्मली हम ये कहते हैं कोई भी सब्सटेंस अगर ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। मोनोसेकेराइड्स में आपको ये बताने हैं कि कौन सा मोनोसेकेराइड्स ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हम क्या देखते हैं, कायरल सेंटर देखते हैं। अगर मॉलिक्यूल ओवरऑल कायरल है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मॉलिक्यूल अकायरल है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा, अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो वो मोर देन 1 स्टीरियो आइसोमर्स की तरह एग्जिस्ट करता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मोनोसेकेराइड्स के केस में आप ये देखोगे कि एक्सेप्ट आप सभी की इनकी स्ट्रक्चर देखो और ये पता लगाओ कि किस केसेस में स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर या फिर कायरल सेंटर। कायरल सेंटर वो कार्बन सेंटर होता है जो इनके साथ चारों के चारों ग्रुप है वो डिफरेंट हो। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम एल्डोट्रायोसिस का देखें, एल्डोट्रायोसिस में ये कार्बन है, इस कार्बन पे एक तरफ H जुड़ा हुआ है, एक OH है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक ये आपका CH2OH। तो इस केस में ये कार्बन है, ये क्या है, कायरल सेंटर है। तो जहाँ पे एक कायरल सेंटर है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटरों में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर 1 है तो स्टीरियो आइसोमर्स की फॉर्म कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 1, यानी कि 2 स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर 2 कायरल सेंटर, डिसिमिलर कायरल सेंटर 2 है तो 2 की पावर 2, यानी कि उस केस में क्या हो जाएगी, 4 स्टीरियो आइसोमर्स। तो अब इस केस में आप देखते हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में एल्डोट्राइओसिस में आप ये देख रहे हो कि एक कायरल सेंटर है,
एक कायरल सेंटर है और n कितना हो जाएगा 1, n 1 हो जाएगा तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, यानी कि एल्डोट्राइओसिस है वो 2 स्टीरियो आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली टेट्रोओसिस में आप पूरा स्ट्रक्चर खोल के लिखोगे तो 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 स्टीरियोआइसोमर फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे कीटोट्राइओसिस में देखोगे, कीटोट्राइओसिस में यहाँ पे कोई कहीं पे भी कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, इधर CH2 सिमिलर, यहाँ पे भी ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये भी 2 हाइड्रोजन से, तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो ये सब्सटेंसेस क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और सिर्फ सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं है। नाउ फर्दर इस केस में आप आगे देखोगे एक स्टीरियो सेंटर है, एक स्टीरियो सेंटर है तो कितनी स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होगी इसकी 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो इस केसेस में आप सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखोगे, जैसे एल्डोपेंटोसिस में देखोगे, एल्डोपेंटोसिस आपका यहाँ पे है, एल्डोपेंटोसिस में आप पूरा स्ट्रक्चर खोल के लिखोगे तो 3 कायरल कार्बन ऐसे आएंगे जो तीनों कायरल सेंटर है, 3 कायरल सेंटर है तो n कितना हो जाएगा 3, डिसिमिलर है तीनों तो 2 की पावर 3 यानी कि टोटल 8 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म है आपकी एल्डोपेंटोसिस की। तो इस तरह से आप सबकी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली स्टीरियो मोनोसेकेराइड्स है वो मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कायरल सेंटर है या नहीं। जैसे आप स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो फॉर्म्स निकालते थे, अगर n नंबर ऑफ डिसिमिलर सेंटर है तो 2 की पावर n वो आपकी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह से आप मोनोसेकेराइड्स का जनरल इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट हम डिटेल में मोनोसेकेराइड्स में हम पढ़ेंगे एल्डोहेक्सोसिस जो है हमारा ग्लूकोज और आपका कीटोहेक्सोसिस यानी कि फ्रक्टोज। हम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्लूकोज है कैसे, मेथड ऑफ क्या एप्लीकेशन है, क्या मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और क्या स्ट्रक्चर है। इसी तरह फ्रक्टोज है कैसे बनता है, कहाँ क्या एप्लीकेशन है, क्या स्ट्रक्चर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाएंगे, फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे, ग्लूकोज और मेनोज को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे। और दूसरा चेन लेंथनिंग, यानी कि 3 मेंबर्ड से हम 4 मेंबर्ड का सेकेराइड कैसे बनाएंगे, 4 से हम 5 मेंबर्ड का कैसे बनाएंगे, चेन को लेंथनिंग कैसे करेंगे। दूसरा चेन शॉर्टनिंग, यानी कि हम हायर मेंबर से लोअर मेंबर यानी कि 6 मेंबर से 5 मेंबर्ड का कैसे बनाएंगे, 5 से 4 मेंबर्ड का। तो ये सारा डिटेल में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।